हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बड़े नए प्रकरण को लेकर के जिसको डिस्कस कर रहे थे उसके अगले चरण पर बात करेंगे। और वो अगला चरण होगा पुनर्जागरण 5 के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा या विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण से क्या विकास हुआ। आइए हम देखते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई पुनर्जागरण के फलस्वरूप। अगर हम बात करें कि पुनर्जागरण के कारण विज्ञान में क्या क्या उपलब्धियां हुई उनको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा क्यों। तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि कारण क्या था। कारण और प्रभाव को किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव इसलिए पड़ा, क्या कारण थे। सबसे पहला कारण आपने देखा था कि मानववाद का विकास हुआ। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानववाद का विकास हुआ और मानववाद के विकास के कारण एक नई बौद्धिक और सांस्कृतिक विश्व इतिहास में एक बौद्धिक व सांस्कृतिक प्रगति देखने को मिली। मनुष्य के जीवन पर चर्चा होने लगी, धर्म का महत्व कम हो गया, जो धार्मिक बंधन थे वो शिथिल हो गए। एक समाज में एक ऐसी जागरूकता आ गई जिसमें बुद्धिजीवियों ने मानव जीवन को सम्मान देना, मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाना, सब कुछ उनके कार्यों का जो केंद्र था, विषय वस्तु थी, वो मनुष्य हो गया। मनुष्य जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे इसको प्रगति और समृद्धि दी जाए, उस पर ध्यान केंद्रित हो गया। तो मानव जीवन को केंद्र में रख करके उसके विकास, उसके संवर्धन, इस पर जोर दिया गया। तो मानववाद के कारण लोगों की सोच मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई, और मुक्त सोच और स्वतंत्रता के कारण सोच मुक्त हो गई और स्वतंत्र हो गई। लोगों के सोच विचार का जो दायरा था, जो क्षेत्र था, वो बढ़ गया और फलस्वरूप उन्होंने नए नए प्रयोग करना, नए नए क्षेत्रों में अपने संभावनाओं की तलाश करना वो जारी कर दिया। मनुष्य अन्वेषण की तरफ उसका रुझान बढ़ गया और यही कारण था कि मानववाद के कारण जो नया बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, उसकी वजह से वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति हुई। नंबर 2, पुनर्जागरण के फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन हुआ और धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई जागृति पैदा कर दी। लोगों में जो कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च का जो नियंत्रण था, लोग उससे मुक्त हो गए। लोग कैथोलिक चर्च के नियंत्रण से मुक्त हो गए। लोगों के ऊपर जो तरह तरह के धार्मिक प्रतिबंध थे, जो बंदिशें थी, वो टूट गई और लोगों ने मुक्त होकर के जीना सीख लिया। इससे लोगों का जो वैचारिक क्षेत्र था वो बहुत नवीन हो गया। पहले लोगों की सोच के ऊपर धर्म का तत्व हावी था। हर चीज चर्च के नियंत्रण में थी, चर्च के कहने के अनुसार मनुष्य चलते थे। अब जब चर्च के बंधन खत्म हो गए, चर्च का नियंत्रण खत्म हो गया, तो लोगों की जो सोच थी वो सार्वभौमिक हो गई, बहुत ही प्रगतिशील हो गई। तो ये प्रगतिशील सोच जो धर्म के नियंत्रण से मुक्त सोच थी, तो ऐसी प्रगतिशील सोच मनुष्य की विकसित हुई। ओके, तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण भी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। नंबर 3, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई
राष्ट्रीय राज्य, इनकी स्थापना और नवीन समाज का निर्माण। जब यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बटे हुए देश थे वो सब संगठित होने लगे। लोगों के अंदर ऐसी जब राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित हुई और एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जो व्यापार प्रधान समाज था, जो व्यापार पर निर्भर था। सामंतवादी समाज समाप्त हो गया। तो सामंतवादी समाज जो पारंपरिक रूढ़िवादी धर्माधारित समाज था वो समाप्त हो गया। नया व्यापार प्रधान समाज का विकास हुआ। तो ऐसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना और व्यापार के विकास से वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा मिला, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। लोग दूर दूर देशों तक जाने लगे और दूसरे देशों से जो कुछ उन्होंने सीखा उसका प्रयोग करने लगे और इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक नई प्रगति आई। तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का एक प्रबल कारण थी। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास थे जो समाज में धर्म के नाम पर चले आ रहे थे, अंधविश्वासों का खंडन और प्रयोग पर बल। जो धर्म के नाम पर सामाजिक कुरीतियां चली आ रही थी, अंधविश्वास थे, अब जब लोगों में शिक्षा का ज्ञान हुआ, उनकी सोच बदली, तो जो अंधविश्वास का लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा नियंत्रण था, समाज अंधविश्वास में जी रहा था, तो अंधविश्वास खत्म हुआ। लोगों ने आलोचना करना चालू कर दिया। ऐसे धार्मिक विश्वासों का, ऐसे अंधविश्वासों का जो है खंडन किया जाने लगा, उसकी आलोचना की जाने लगी। ऐसे सिद्धांतों का खंडन किया गया और लोगों ने प्रयोग के ऊपर बल दिया। अब पहले से चली आ रही मान्यता के अनुसार, रूढ़िवादी समाज के अनुसार लोग तथ्यों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग आलोचना प्रत्यालोचना करते थे, खंडन करते थे ऐसे सिद्धांतों का और प्रयोग पर बल देते थे। अब प्रेक्षण और प्रयोग, ऑब्जर्वेशन के ऊपर वह प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। लोग अब करके सीखने के ऊपर जो है विश्वास करने लगे। वो पहले से चली आ रही मान्यताओं को, तथ्यों को सत्य की कसौटी पर कसना चाहते थे। वो जो मान्यताएं थी, जो तथ्य थे, उन तथ्यों को विज्ञान के प्रकाश में देखना चाहते थे कि क्या ऐसा होता है। प्रयोग पर बल दिया गया। पहले से चली आ रही मान्यताओं को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने चीज़ों के प्रयोग पर बल देना चालू किया और इसका परिणाम विज्ञान का विकास था। अब ये सब जो कारण थे, इन कारणों की वजह से यूरोप में पुनर्जागरण के फलस्वरूप वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा मिला। अब जो उस समय का पारंपरिक समाज था, आपको याद हो कि चर्च का बहुत दबदबा था। कैथोलिक चर्च का लोगों के ऊपर नियंत्रण था और कैथोलिक चर्च जो कह देता था लोग उसको मानते चले आ रहे थे। पुनर्जागरण के पहले यूरोप के समाज में ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और ऐसा इसलिए कि ईसा की जो दूसरी शताब्दी थी, सेकेंड सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा, ईसा की जो सेकेंड सेंचुरी थी, इसमें मिस्र में एक लेखक हुए टॉलमी। ये जियोग्राफर थे, इनकी पुस्तक है जियोग्राफी। मिस्र की लेखक की पुस्तक टॉलमी की जियोग्राफी, उसमें ऐसा लिखा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित जो दूसरे ग्रह उपग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। चर्च की भी यही उदाहरण थी। चर्च भी इसी बात को मानता था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है
और पृथ्वी मनुष्यों के पाप से इतनी भारी है कि वो स्थिर है, और इसीलिए दूसरे ग्रह उपग्रह सूर्य सब इसकी परिक्रमा करते हैं। ये सिद्धांत उस समय सार्वभौमिक रूप से सर्वमान्य था, क्योंकि पोप और चर्च यही मानता था, तो सब लोग इस सिद्धांत को मानते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ और ऐसे प्रयोग आधारित वैज्ञानिक ज्ञान पर बल दिया गया, तो उस समय इंग्लैंड में एक फ्रांसिस बेकन, ये भिक्षु थे, मॉन्क थे, लेकिन ये प्रयोग पर बल देने वाले एक आधुनिक सोच के वैज्ञानिक मनुष्य थे। इन्होंने सबसे पहले प्रश्न उठाया कि पृथ्वी पाप के भार से स्थिर है, ये गलत है। उन्होंने आलोचनात्मक तथ्यों को स्वीकार किया, किसी पुरानी बातों को उनको धर्म के चश्मे से देखना बंद कर दिया, चीज़ों को प्रयोग के आधार पर मानना चालू कर दिया। तो फ्रांसिस बेकन सबसे पहले इंजीनियर थे जिन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। एक पोलैंड के वैज्ञानिक हुए कॉपरनिकस। इन्होंने ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। और इस सिद्धांत को वो केवल इसलिए प्रसारित नहीं कर पाए क्योंकि चर्च का बड़ा भय था। चर्च मानता था कि पृथ्वी स्थिर है। टॉलमी का जो सिद्धांत था ये था। चर्च भी यही कहता था कि पृथ्वी पाप के भार से स्थिर है, ग्रह उपग्रह सूर्य इसकी परिक्रमा करते हैं। अगर कॉपरनिकस ये कहते कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये चर्च के बिल्कुल विपरीत होता, और उस समय चर्च के विपरीत बोलने का अर्थ था कि अपनी मौत को निमंत्रण देना। इसलिए अपने सिद्धांत को सही जानते हुए भी कॉपरनिकस अपने जीवन काल में इस सिद्धांत को प्रसारित नहीं कर सके, और जब वो मरने वाले हुए तो उन्होंने अपने शिष्य जोसिम रिटकस को अपना जो सिद्धांत था वो पांडुलिपि उसको सौंप दी कि समय आने पर आप इसको प्रकाशित करिएगा। तो जोसिम रिटकस जो थे उन्होंने द रिवोल्यूशनबस नाम की पुस्तक, जो कॉपरनिकस के इस खोज के ऊपर आधारित थी, इसको उन्होंने प्रकाशित किया। कॉपरनिकस के सिद्धांत का जो एक समर्थक था इंग्लैंड का रहने वाला जार्डिनी ब्रूनो ने जब कॉपरनिकस के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना चालू किया कि पृथ्वी तो इस परिक्रमा करती है, सूर्य स्थिर है, जो चर्च के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था, तो ध्यान दीजिए कि जार्डिनी ब्रूनो को रोम के धर्माधिकारियों ने मृत्युदंड दे दिया, चूंकि वो कॉपरनिकस के सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहा था जो कि पोप के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत था। जार्डिनी ब्रूनो को रोम के पदाधिकारियों ने, जो धर्माधिकारी थे पोपाद, इन लोगों ने उसको खूंटे से बांध के जिंदा जला दिया। जार्डिनी ब्रूनो को शहादत मिली वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के लिए। ओके, तो इतनी कठोर सजा थी, जल्दी कोई बोलने का साहस नहीं करता था। बहरहाल पुस्तक रिवोल्यूशनबस छप गई और इस सिद्धांत को धीरे धीरे प्रसारित किया जाने लगा। एक जर्मन के वैज्ञानिक हुए केपलर। ये गणितज्ञ थे, बेसिकली केपलर गणितज्ञ थे
मैथमेटिशियन थे। इन्होंने गणित के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री इनकी पुस्तक है, केपलर की पुस्तक है कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री, कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री में इन्होंने सिद्ध किया कि जो कोपरनिकस का सिद्धांत है वो सही है। गणित के माध्यम से इन्होंने सिद्ध करके दिखलाया कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी गोल है, लेकिन इसके सूर्य के परिक्रमा का जो पथ है वो ऐसा गोल नहीं है, इलिप्स है, वो ऐसे अंडाकार है, गोल ना होकर के इलिप्स है, बिल्कुल सर्किल नहीं है, इलिप्स के रूप में है, वो वर्तुल ना होकर के अंडाकार है परिक्रमा पथ। तो केपलर ने जब कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री में गणित के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी वास्तव में परिक्रमा करती है और पृथ्वी गोल है, तो एक नई वैज्ञानिक जो सोच थी, अब पूरे यूरोप में इसका प्रचार प्रसार हो गया। दो विद्वानों ने सिद्ध कर दिया, कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया, केपलर ने सिद्ध कर दिया। रही सही जो कमी थी, गैलीलियो इटली के रहने वाले थे, गैलीलियो ने दूरबीन दिखा करके लोगों का भ्रम पूरी तरह से दूर कर दिया। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और पहले चर्च और बाइबल के द्वारा स्वर्ग और नरक की अवधारणा थी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग कहाँ है? ऊपर है, आसमान में है। तो स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा थी उसको झुठला दिया गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और दूरबीन के द्वारा लोगों को दिखला करके ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में दूसरे जो खगोलीय पिंड हैं वो सभी गोल हैं और ये जो ग्रह उपग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जब लोगों ने खुली आंखों से देख लिया कि वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करते हैं दूसरे ग्रह उपग्रह, पृथ्वी भी उसमें से एक है, तो लोगों का भ्रम पूरी तरह से दूर हो गया। तो गैलीलियो की ये खोज और भी इन दो सिद्धांतों की पुष्टि करती थी, कोपरनिकस और केपलर की। तो गैलीलियो की दूरबीन की खोज एक बहुत अग्रगामी खोज हुई। गैलीलियो ने और भी एक तो इनके द्वारा पेंडुलम का आविष्कार किया गया, गैलीलियो ने एक पेंडुलम का आविष्कार किया। दूसरा वायु मापक यंत्र, वायु मापक यंत्र, इसका इन्होंने आविष्कार किया। तो गैलीलियो ने दूरबीन, वायु मापक यंत्र और पेंडुलम, इन तीन चीज़ों का आविष्कार किया। धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक ज्ञान, नवीन आविष्कार ये होना चालू हो गए। एक व्यक्ति थे इंग्लैंड के विलियम हार्वे, ये फिजिशियन थे। इन्होंने 1628 में और इनसे पहले 1543 में आद्रियस वेसेलियस ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव शरीर के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण खोज की। आद्रियस वेसेलियस ये बेल्जियम के रहने वाले थे और इन्होंने पुस्तक लिखी ऑन एनाटॉमी नाम की पुस्तक लिखी 1543 में, जिसमें उन्होंने मनुष्य के शरीर का पोस्टमार्टम कर शरीर के अंगों के बारे में बहुत विस्तार से बतलाया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर की चीर फाड़ करके
पोस्टमार्टम करके शरीर रचना विज्ञान के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बतलाया। विलियम हार्वे ने, जो एक फिजिशियन थे, इन्होंने 1628 में, ये रहने वाले इंग्लैंड के थे, इन्होंने ब्लड हमारी धमनियों में कैसे दौड़ता है इसका पता लगाया। रक्त परिसंचरण सिद्धांत इनका था, रक्त परिसंचरण सिद्धांत, इसकी खोज कर दी। तो विलियम हार्वे और आंद्रेस बेसेलियस, इनकी खोज मानव शरीर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। नई नई खोजें होना चालू हो गई। भूगोल के क्षेत्र में पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो सामान्य नाव से लोग सफर करने वाले थे, उनके लिए एक बड़ी खोज हुई। दिक्सूचक यंत्र, कंपास, कंपास का ज्ञान, कंपास का ज्ञान होने से एक जो नाविकों की समस्या थी कि रात के अंधेरे में जो नावें भटक जाती थी, उनको सहारा मिल गया, दिशा का ज्ञान करना आसान हो गया। इसी तरह अक्षांश देशांतर का ज्ञान करने के लिए चतुर्थांश सूचक यंत्र, उसका ज्ञान हो गया। इससे भौगोलिक यात्राएं आसान हो गई। और उसके बाद चाहे वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो, इन लोगों ने नए देशों की खोज की, नवीन देशों की खोज हुई कोलंबस के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। तो इन वैज्ञानिक यंत्रों ने, कंपास ने, चतुर्थांश ने, उन दूरबीन ने इन भौगोलिक यात्राओं को कहीं ना कहीं मदद दी। एक फ्रांस का गणितज्ञ हुआ और वो फिलासफर थे, देकार्ते। देकार्ते फ्रांस के रहने वाले थे। ये गणितज्ञ और फिलासफर थे। इन्होंने अलजेब्रा को ज्योमेट्री से, अलजेब्रा मतलब बीजगणित और ज्योमेट्री रेखा गणित, इन दोनों में जो संबंध था उसको इन्होंने बताया। अलजेब्रा के माध्यम से ज्योमेट्री को के सवालों को हल करना इन्होंने सिखाया। तो देकार्ते की एक एक खोज। हालमोंट, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका आविष्कार किया। तो ये कुछ ऐसी खोजें थी जिससे कि पूरे संसार को एक नई दिशा मिली। और ये खोजें कब हुई? पुनर्जागरण के फलस्वरूप। पुनर्जागरण के फलस्वरूप इस प्रकार की खोजें हुई और इन्होंने दुनिया को बिल्कुल बदल दिया। तो विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो शरीर रचना यंत्रों की खोज हो या आपके द्वारा जो ऐसी खोजें हुई जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में पृथ्वी परिक्रमा करती है। आइजैक न्यूटन का जो सिद्धांत है कि जो पिंड हैं वो अब कितनी ऊंचाई से गिरते हैं इसके ऊपर उनकी गति निर्भर करती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अरस्तु का एक सिद्धांत था। अरस्तु ने कहा था कि कोई वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरती है उसकी गति उसके भार पर निर्भर करती है। अगर वो कोई वस्तु बहुत भारी है और ऊंचाई से गिर रही है तो भारी वस्तु जल्दी नीचे गिरेगी, हल्की वस्तु देर में गिरेगी। ये अरस्तु का सिद्धांत था। इसको उन्होंने गलत बताया और न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु भारी और हल्की होने से नहीं गिरती, बल्कि वो कितनी ऊंचाई से गिर रही है, स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स फिलॉसफी, जो उनकी मैथमेटिकल नेचुरल फिलॉसफी की बुक है आइजैक न्यूटन की, उन्होंने ये सिद्ध किया जिसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 1665 में न्यूटन ने दिया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और इसकी वजह से अगर हम गेंद को ऊपर फेंकें तो नीचे गिरती है, पेड़ से फल नीचे गिरते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज, लॉ ऑफ मोशंस जो इन्होंने दिए न्यूटन ने, तो ये सारी जो खोजें हुई ये पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही हो पाई। तो इस प्रकार पुनर्जागरण ने एक नई दुनिया के निर्माण में, एक वैज्ञानिक सोच देने में काफ़ी हद तक मदद की। शुरू में चर्च के लोग, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स जो रूढ़िवादी सिद्धांतों को मानने वाले थे, वो लोग भी इसका विरोध करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने तथ्य को समझा कि वास्तव में सत्य क्या है और लोग इन वैज्ञानिकों के आविष्कारों को मानने लगे। धीरे धीरे चर्च का प्रभाव कम हो गया। चर्च जो झूठी बातों पे चला आ रहा था, ये लोग समझ गए कि चर्च के द्वारा जो मान्य सिद्धांत हैं वो प्रमाणिक नहीं है। इन प्रेक्षण और प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जो कसौटी पर सत्य है उसी को सत्य माना जाए। ये वैज्ञानिक ज्ञान का प्रारंभ था। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।